क्या आप जानना चाहते हैं कि सिर्फ सही सोच, सही निर्णय और अपने बिजनेस अवसर को पहचानने की क्षमता से कोई भी व्यक्ति सफलता और करोड़ों की इनकम पा सकता है? चाणक्य नीति 5 से 10 तक की यह प्रेरणादायक कहानियां आपको दिखाएंगी कि डिसिप्लिन, अपॉर्चुनिटी, सीक्रेट प्लानिंग, नॉलेज और इंटेग्रिटी से कैसे एंटरप्रेन्योर बनकर मार्केट में छाया जा सकता है। नीति 5, जिसे अपनी शक्ति और सामर्थ्य का ज्ञान नहीं है, वह दूसरों के सामने हमेशा कमजोर ही दिखता है। रामकृष्ण अपने पिता की किराने की दुकान संभाल रहा था। यह दुकान कस्बे के बीचों बीच थी और उसके पिता वर्षों से उसी से परिवार का गुजारा करते आए थे। लेकिन जब यह जिम्मेदारी रामकृष्ण के कंधों पर आई, तब समय बदल चुका था। आज कस्बे में बड़े बड़े सुपरमार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खुल चुके थे। वहां पर ग्राहकों को एसी, चमचमाती सजावट, ऑफर्स और क्रेडिट कार्ड पेमेंट जैसी सुविधाएं मिलती थीं। ऐसे में रामकृष्ण को लगता, मेरे पास ना इतना बड़ा कैपिटल है, ना उतना इन्वेस्टमेंट। अगर मॉल वाले इतने बड़े डिस्काउंट ऑफर्स देंगे तो मैं कहां टिक पाऊंगा। शायद मुझे यह बिजनेस छोड़कर नौकरी कर लेनी चाहिए। रामकृष्ण रोज इस चिंता में जी रहा था। उसकी नींद उड़ गई थी, क्योंकि हर दिन कुछ कस्टमर्स मॉल की ओर खिंच जाते। उसका प्रॉफिट मार्जिन घटने लगा और वह खुद को कमजोर महसूस करने लगा। इसी बीच उसने एक दिन चाणक्य नीति की यह पंक्ति पढ़ी, जिसे अपनी शक्ति और सामर्थ्य का ज्ञान नहीं है, वह दूसरों के सामने हमेशा कमजोर ही दिखता है। रामकृष्ण ने सोचना शुरू किया, मेरी असली शक्ति क्या है? थोड़ा विचार करने पर उसे समझ आया कि उसकी ताकत ट्रस्ट और रिलेशनशिप बिल्डिंग है। उसके कस्टमर्स उसे वर्षों से जानते थे। वह हर ग्राहक का नाम याद रखता था, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई तक का हाल पूछता था। त्योहारों पर वह अपने पुराने ग्राहकों को मिठाई का डिब्बा दे आता। कई बार वह बिना ब्याज के उधार भी दे देता था। यही उसकी असली बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। उसने सोचा, मॉल के पास पैसा है, फाइनेंस पावर है, लेकिन उनके पास ग्राहकों से जुड़ा यह रिश्ता नहीं है। अगर मैं अपनी यही ताकत बढ़ाऊं तो मेरे पास भी ग्रोथ का रास्ता है। रामकृष्ण ने उसी दिन नया प्लान बनाया। उसने दुकान में एक छोटा सा कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू किया। हर 10वीं खरीद पर एक छोटा सा गिफ्ट। साथ ही त्योहारों पर वह फ्री होम डिलीवरी करने लगा। धीरे धीरे ग्राहक महसूस करने लगे कि रामकृष्ण सिर्फ सामान बेचने वाला दुकानदार नहीं, बल्कि हमारा अपना आदमी है। मॉल की ठंडी चमचमाती रोशनी के पीछे जो डिस्टेंस था, उसकी जगह यहां अपनापन था। कुछ महीनों में रामकृष्ण का इनकम पहले से बढ़ने लगा। पुराने ग्राहक वापस लौट आए और नए ग्राहक भी जुड़ने लगे, क्योंकि उनके दोस्तों ने बताया, वहां जाओ, भरोसा मिलेगा। 2 साल बाद उसकी दुकान ने कस्बे में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने का रिकॉर्ड बना दिया। रामकृष्ण को अब समझ आ गया कि चाणक्य की बात कितनी गहरी थी। अगर वह अपनी ताकत को नहीं पहचानता तो हमेशा कमजोर बना रहता और शायद दुकान बंद करनी पड़ती। उसकी यह कहानी हर एंटरप्रेन्योर के लिए सीख है। बिजनेस ग्रोथ का राज केवल पैसा और कैपिटल में नहीं है, बल्कि अपनी ताकत पहचान कर उसे सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करने में है। नीति 6, व्यापार में वही सफल होता है जो अवसर को पहचान कर तुरंत निर्णय ले। कहानी, अविनाश का स्टार्टअप डिसीजन। 520 वर्ड्स। अविनाश दिल्ली में एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसके पास अच्छी सैलरी थी, लेकिन मन हमेशा बेचैन रहता। वह सोचता था कि नौकरी से जिंदगी भर गुजारा तो हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सकती। उसके अंदर एंटरप्रेन्योर बनने की आग थी। एक बार वह छुट्टियों में अपने गांव गया। वहां उसने देखा कि कस्बे और शहरों में तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स जैसे जोमैटो और स्विगी छाए हुए हैं, लेकिन गांव और छोटे कस्बों में यह सुविधा नहीं थी। लोग आज भी होटल या ढाबे से खाना लाने के लिए खुद जाते थे। कई बार स्टूडेंट्स और जॉब वाले लोग खाना मंगाना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई आसान सुविधा नहीं थी। अविनाश ने सोचा, यह तो एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं अभी इसमें उतर जाऊं तो पूरे मार्केट को पकड़ सकता हूं। लेकिन उसका मन डगमगाया। स्टार्टअप शुरू करने के लिए मेरे पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है। अगर असफल हो गया तो? फिर उसे चाणक्य नीति की वह बात याद आई, व्यापार में वही सफल होता है जो अवसर को पहचान कर तुरंत निर्णय ले। उसी क्षण उसने निश्चय कर लिया। उसने नौकरी छोड़ दी और गांव में ही पहला एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसके पास मोबाइल ऐप बनाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने व्हाट्सएप और फोन ऑर्डर से ही शुरुआत की। उसने कस्बे के 10 होटलों और 5 ढाबों से टाई अप किया।
उसने अपने दोस्तों से छोटा सा इन्वेस्टमेंट लिया और 5 डिलीवरी बॉय रखे। डिलीवरी के लिए पुरानी सेकंड हैंड बाइक्स खरीदी। शुरू में लोग हंसते, गांव में ऐप वाला बिजनेस कौन करेगा, लेकिन अविनाश ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे स्टूडेंट्स और वर्किंग पीपल इसका इस्तेमाल करने लगे। अब उन्हें खाना लाने जाने की जरूरत नहीं थी। कस्टमर्स को सुविधा मिली, होटल वालों का इनकम बढ़ा और डिलीवरी बॉयज को रोजगार। 3 महीने में ही उसका डेली ऑर्डर 200 तक पहुंच गया। कस्टमर्स ने मांग की कि भाई ऐप बना दो। तब जाकर अविनाश ने टेक टीम को हायर करके ऐप तैयार किया। उसका स्टार्टअप गांव ईट्स नाम से मशहूर हो गया। 1 साल में यह स्टार्टअप गांव से निकलकर पूरे जिले में फैल गया। इन्वेस्टर्स ने उसमें लाखों का फंड इन्वेस्टमेंट किया। अब उसका एनुअल प्रॉफिट लाखों में था। अविनाश की कहानी साबित करती है कि बिजनेस ग्रोथ के लिए सही समय पर डिसीजन मेकिंग सबसे जरूरी है। अगर वह उस दिन हिचकिचाता तो कोई और इस मार्केट में प्रवेश कर लेता और उसका सपना अधूरा रह जाता। आज अविनाश कई युवाओं को रोजगार दे रहा है और उसका स्टार्टअप स्टेट लेवल पर चर्चा का विषय है। उसने साबित कर दिया कि सही समय पर सही निर्णय लेने से एक सामान्य व्यक्ति भी बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। नीति नंबर 6, व्यापार में वही सफल होता है जो अवसर को पहचानकर तुरंत निर्णय ले। अविनाश एक आईटी इंजीनियर था और अच्छी सैलरी के बावजूद उसके मन में हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप का जुनून रहता था। उसे लगता था कि नौकरी में अच्छा इनकम हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम, अपनी खुद की पहचान और बिजनेस ग्रोथ केवल उसके हाथ में ही संभव थी। कई बार वह सोचता, अगर मैं अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट करूं तो शायद गांव और छोटे कस्बों के लोगों के लिए कुछ नया कर सकता हूं। एक दिन छुट्टियों में गांव लौटते समय उसने एक बड़ी समस्या नोटिस की। शहरों में ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स जैसे जोमाटो और स्विगी आम हो गए थे। लोग सिर्फ ऐप के जरिए रेस्टोरेंट से खाना मंगाते थे, लेकिन गांव और छोटे कस्बों में इस तरह की सुविधा बिल्कुल नहीं थी। वहां लोग खाना लेने के लिए खुद ही होटल या ढाबे तक जाते थे। स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और बिजी फैमिलीज के लिए यह बहुत इनकन्वीनियंट था। अविनाश ने तुरंत महसूस किया कि यह एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मार्केट में डिमांड तो है, लेकिन सप्लाई नहीं। इस अवसर को पहचान कर तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। तभी उसे चाणक्य नीति की यह पंक्ति याद आई, व्यापार में वही सफल होता है जो अवसर को पहचान कर तुरंत निर्णय ले। उसी समय उसने ठान लिया, अब एक्शन लेने का समय है। डिले करने से कोई और इस मार्केट को पकड़ सकता है। अविनाश ने छोटे स्केल से शुरुआत की। उसके पास ज्यादा कैपिटल नहीं था। उसने व्हाट्सएप और फोन ऑर्डर्स के जरिए ऑर्डर्स लेना शुरू किया। उसने गांव के 10 होटल्स और ढाबों से टाई अप किया और 5 डिलीवरी बॉयज रखे। इस तरह वह न्यूनतम निवेश में अपना सर्विस शुरू कर पाया। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते, गांव में ऐप वाला आइडिया काम करेगा क्या? लेकिन अविनाश ने कभी हार नहीं मानी। उसने डिलीवरी स्पीड, क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर फोकस किया। स्लोली स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स ने उसे अपनाया। ऑर्डर्स बढ़ने लगे, होटल्स की इनकम भी इंप्रूव हुई। 3 महीने में उसका डेली ऑर्डर्स 200 तक पहुंच गए। कस्टमर्स इतने सेटिस्फाइड थे कि उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार को रिकमेंड किया। इसके बाद अविनाश ने टेक टीम हायर कर ऐप लॉन्च किया। स्टार्टअप का नाम रखा गांव ईट्स। यह गांव से डिस्ट्रिक्ट तक फैल गया। इन्वेस्टर्स ने उसमें फंड इन्वेस्टमेंट किया और एनुअल प्रॉफिट लाखों में पहुंच गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिजनेस ग्रोथ केवल आइडिया से नहीं होती। मार्केट अपॉर्चुनिटी को पहचानना और उसे सही समय पर एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। डिले करना, हेजिटेशन और एनालिसिस पैरालिसिस अक्सर एंटरप्रेन्योर को पीछे कर देते हैं। अविनाश ने सही समय पर डिसीजन लिया, मिनिमम कैपिटल और रिसोर्सेज में भी स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल बनाया। एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन वही व्यक्ति सफल होता है जो जल्दी डिसीजन लेता है, एग्जीक्यूशन पर फोकस करता है और कस्टमर नीड्स को ध्यान में रखता है। अविनाश की कहानी हर बिजनेस ओनर को यही सिखाती है, अपॉर्चुनिटी पहचानो और तुरंत डिसीजन लो, वही सफलता का रास्ता है। नीति नंबर 7, व्यक्ति को अपनी योजनाएं गुप्त रखनी चाहिए जब तक कि वह सफल ना हो जाए। शेखर गांव का एक युवक था। बचपन से ही उसे खेती और कृषि में रुचि थी, लेकिन वह परंपरागत तरीके से खेती करने में विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा सोचता रहता कि खेती और बाजार के बीच सही बिजनेस कनेक्शन कैसे बनाया जा सकता है ताकि किसान और ग्राहक
दोनों लाभ में रहें। एक दिन शेखर ने शहर का रुझान देखा। शहरों और कस्बों में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ रही थी। लोग अब केवल सस्ते दाम वाले वेजिटेबल्स नहीं खरीद रहे थे, बल्कि क्वालिटी और हेल्थ को प्राथमिकता दे रहे थे। वह समझ गया कि अगर वह अपने गांव की खेती को ऑर्गेनिक बनाकर सीधे कस्टमर्स तक पहुंचाए तो उसे अच्छा प्रॉफिट और स्टेडी इनकम मिल सकती है। लेकिन शेखर को एक बड़ा डर था। अगर वह तुरंत अपने आइडिया को सबके सामने रख देता तो बड़े व्यापारी और लोग उसके कॉन्सेप्ट को कॉपी कर सकते थे। उनके पास ज्यादा कैपिटल और मार्केट रीच थी। तभी उसे याद आया चाणक्य नीति। व्यक्ति को अपनी योजनाएं गुप्त रखनी चाहिए जब तक कि वह सफल न हो जाए। शेखर ने ठान लिया कि वह अपने बिजनेस प्लान को पूरी तरह सीक्रेट रखेगा। उसने किसी को भी अपने आइडिया के बारे में नहीं बताया, न दोस्तों को, न परिवार को। वह धीरे धीरे अपने खेत में ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करता गया। उसने केमिकल फर्टिलाइजर की जगह नेचुरल मैन्योर और कोव डंग का इस्तेमाल किया। साथ ही पानी की बचत और सस्टेनेबल फार्मिंग टेक्निक्स का भी ध्यान रखा। बिजनेस शुरू में बहुत छोटे पैमाने पर था। शेखर ने सोशल मीडिया पर क्वाइटली अपनी प्रोडक्ट्स शोकेस करनी शुरू की। फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट्स का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे कस्टमर्स ने उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और फ्रेशनेस देखी। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की यह रिलायबिलिटी और टेस्ट लोगों को बहुत भा गई। कुछ महीनों में शेखर के रेगुलर कस्टमर्स 50 तक पहुंच गए। हर हफ्ते उनका ऑर्डर बढ़ता गया। मंथली इनकम 3 गुना बढ़ गई। धीरे धीरे शेखर ने सोचा कि अब बिजनेस स्टेबल है और इस सीक्रेट प्लान को शेयर करने का सही समय आ गया है। उसने अपने दोस्तों और परिवार को बताया। रिजल्ट यह हुआ कि अब उसका ब्रांड गांव और शहरों दोनों में जाना जाने लगा। छोटे इन्वेस्टर्स और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस ने उसके साथ टाई अप किया। शेखर ने साबित कर दिया कि यदि आइडिया वैल्यूएबल है और उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए तो सीक्रेसी ही सबसे बड़ा वेपन बनती है। लेसन 1, वैल्यूएबल बिजनेस आइडिया को पहले सीक्रेट रखें। 2, मार्केट में अपनी पहचान और फुटहोल्ड बनाने के बाद ही आइडिया को शेयर करें। 3, सीक्रेट प्लान एग्जीक्यूशन में पेशेंस और डिसिप्लिन्ड एफर्ट बहुत जरूरी है। 4, अर्ली एक्सपोजर से कंपेटिटर्स एडवांटेज ले सकते हैं, इसलिए अपने स्ट्रेंथ्स का सही समय पर इस्तेमाल करना जरूरी है। इस तरह शेखर की कहानी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि बिजनेस स्ट्रेटजी में टाइमिंग, सीक्रेसी और एग्जीक्यूशन स्किल्स कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। चाणक्य की नीति को फॉलो करके शेखर ने न केवल स्टेबल इनकम बनाई, बल्कि सस्टेनेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल भी तैयार किया। नीति नंबर 8, धैर्य और परिश्रम से ही कठिन कार्य पूरे होते हैं। अमित एक एम्बिशियस युवा था। उसने एमबीए किया था और कॉर्पोरेट जॉब में नौकरी कर सकता था। उसके पास अच्छी सैलरी की सुविधा थी, लेकिन वह कुछ अलग करना चाहता था। उसे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आकर्षण था। उसने सोचा कि वह अपने खुद के बिजनेस से भी इनकम और ग्रोथ पा सकता है, साथ ही सोसाइटी में अपनी पहचान भी बना सकता है। शुरुआत में उसने टी स्टॉल खोलने का डिसीजन लिया। कई लोग हंसे, इतनी पढ़ाई करके चाय बेचोगे? लेकिन अमित ने अपने विजन पर विश्वास किया। उसने देखा कि शहर के कैफे और रेस्टोरेंट्स सिर्फ एक्सपेंसिव कॉफी पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स और ऑफिस गोअर्स अफोर्डेबल और कंफर्टेबल स्पेस चाहते हैं। अमित ने स्टॉल को केवल चाय बेचने की जगह नहीं बल्कि एक्सपीरियंस सेंटर बनाया। उसने फ्लेवर टी, सैंडविचेस और स्नैक्स का मेन्यू रखा। साथ ही स्टूडेंट्स के लिए स्टडी कॉर्नर बनाया और फ्री वाईफाई की सुविधा भी दी। यहां लोग बैठकर पढ़ाई कर सकते थे, लैपटॉप पर काम कर सकते थे और कैजुअली समय बिता सकते थे। बिजनेस शुरू में आसान नहीं था, प्रॉफिट कम था। कुछ दिन तो ऐसा लगा कि शायद यह आइडिया फेल हो जाएगा, लेकिन अमित ने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने कस्टमर्स से फीडबैक लिया। कौन सी टी ज्यादा पसंद आई, कौन से स्नैक्स अच्छे लगे, सीटिंग अरेंजमेंट कैसा लगा। उसने छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स किए। धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ का असर हुआ। स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स यहां आने लगे। लोगों को स्टॉल में बैठने का कंफर्ट और क्वालिटी प्रोडक्ट्स पसंद आने लगे। बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। अमित ने एक्सपेंशन का प्लान बनाया, नए लोकेशंस की रिसर्च की, स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ दूसरे स्टॉल्स खोले। उसने सप्लाई चेन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और स्टाफ ट्रेनिंग पर ध्यान दिया। 3 साल में उसका टी स्टॉल चेन 25 ब्रांच तक पहुंच गया और एनुअल इनकम करोड़ में थी। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 1, धैर्य, पैशन। शुरुआत में प्रॉफिट कम था, सेटबैक्स आए, लेकिन धैर्य रखने से
अमित ने खुद को और बिजनेस को टाइम दिया। 2. परिश्रम, हार्डवर्क। स्टॉल के डिजाइन, मेन्यू प्लानिंग, कस्टमर सर्विस, सब में उसने मेहनत की, किसी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं किया। 3. कस्टमर फीडबैक और एडेप्टेशन। बिजनेस में सक्सेस के लिए मार्केट की डिमांड को समझना और उसे अडॉप्ट करना जरूरी है। 4. लॉन्ग टर्म विजन। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ और ब्रांड बिल्डिंग पर फोकस किया। यह कहानी हर एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप ओनर के लिए इंस्पिरेशन है। बिजनेस में इंस्टेंट सक्सेस रेयर है। अगर धैर्य और परिश्रम है तो ऑब्स्टिकल्स ओवरकम होते हैं और सस्टेनेबल इनकम, प्रॉफिट और ब्रांड वैल्यू बनती है। अमित ने साबित कर दिया कि एमबीए या हाई एजुकेशन सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं होती, बल्कि अगर उसे प्रैक्टिकल वर्क और परसवेरेंस के साथ जोड़ा जाए तो छोटे से टी स्टॉल को भी एक बड़े बिजनेस में बदलना संभव है। नीति नंबर 9, जिसके पास ज्ञान नहीं है वह अंधा है। संदीप हमेशा से पैसा कमाने और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का सपना देखता था। वह मेहनती था, लेकिन उसके पास इन्वेस्टमेंट नॉलेज बहुत कम थी। एक दिन उसने सोचा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों ने भी कहा, भाई जल्दी करो, यह स्टॉक जल्दी ऊपर जाएगा, प्रॉफिट डबल हो जाएगा। संदीप ने बिना रिसर्च के लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। उसने सिर्फ मार्केट में दूसरे लोगों की सक्सेस स्टोरीज सुनी और इंपल्सिव डिसीजंस लिए। शुरू में थोड़ा प्रॉफिट हुआ, लेकिन जल्दी ही मार्केट ने उल्टा मोड़ लिया। स्टॉक का वैल्यू तेजी से गिरा और संदीप का हैवी लॉस हुआ। उसने अपना सेविंग्स और कुछ लोन्स तक खो दिए। उस समय संदीप बहुत डिप्रेस्ड था। वह सोच रहा था, इतने पैसे लगाकर भी मैं क्यों फेल हुआ? क्या मैं मार्केट के लिए ही नहीं बना? तभी उसकी याद में चाणक्य नीति आई, जिसके पास ज्ञान नहीं है वह अंधा है। संदीप ने महसूस किया कि सिर्फ लक या दूसरों की एडवाइस पर भरोसा करना काफी नहीं है। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए सही नॉलेज होना जरूरी है। उसने ठान लिया कि अब वह प्रॉपर एजुकेशन लेगा। उसने सबसे पहले शेयर मार्केट की बुक्स पढ़नी शुरू की। स्टॉक एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मार्केट ट्रेंड्स और रिस्क मैनेजमेंट। साथ ही उसने कुछ एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स और मार्केट एक्सपर्ट्स से मेंटरशिप ली। उन्होंने संदीप को बताया कि मार्केट में सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन देखने वाले लोग अक्सर फेल होते हैं और सस्टेनेबल पैसिव इनकम के लिए डिसिप्लिन्ड, रिसर्च बेस्ड अप्रोच जरूरी है। धीरे धीरे संदीप ने अपने नॉलेज को इंप्रूव किया। उसने समझा कि डाइवर्सिफिकेशन कितना जरूरी है। उसने अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। एफएमसीजी, आईटी, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स। हर इन्वेस्टमेंट का रिस्क कैलकुलेट किया और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस किया। संदीप ने डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाई। हर महीने कुछ अमाउंट सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना शुरू किया। वह मार्केट न्यूज, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो करता। धीरे धीरे उसका पोर्टफोलियो ग्रो करने लगा। कुछ वर्षों में संदीप की पासिव इनकम लाखों में पहुंच गई। अब वह न सिर्फ खुद फाइनेंशियली स्टेबल था, बल्कि दूसरों को भी इन्वेस्टमेंट टिप्स और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में गाइड करने लगा। इस पूरी जर्नी से संदीप ने यह समझा कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में नॉलेज सबसे बड़ा एसेट है। सिर्फ पैसा, लक या इंपल्सिव डिसीजन से कभी सस्टेनेबल प्रॉफिट नहीं मिल सकता। मार्केट में सफल होना है तो सही रिसर्च, प्रॉपर एजुकेशन और डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाना पड़ेगा। चाणक्य की यह नीति हमें यही सिखाती है कि बिना नॉलेज के कोई भी आदमी फाइनेंशियल डार्कनेस में ही रहता है। चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हों, स्टार्टअप शुरू कर रहे हों या किसी बिजनेस में कदम रख रहे हों, एजुकेशन और अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। संदीप का जर्नी दिखाता है कि नॉलेज ही वह लाइट है जो फाइनेंशियल डार्कनेस को दूर कर सकती है और आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस और वेल्थ की राह दिखा सकती है। नीति नंबर 10, अत्यधिक लालच व्यक्ति को हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। मनोज और राकेश बचपन के दोस्त थे। दोनों ने मेहनत करके ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में सब सही चल रहा था। उन्होंने 5 ट्रक खरीदे, छोटे शहर और गांव के बीच सामान पहुंचाने के लिए रूट्स तय किए। प्रॉफिट कम था, लेकिन स्टेडी। एम्प्लॉइज लॉयल थे और कस्टमर्स संतुष्ट। मनोज हमेशा ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करता था। वह जानता था कि बिजनेस में लॉन्ग टर्म सक्सेस केवल ट्रस्ट, क्वालिटी सर्विस और प्रॉपर फाइनेंस मैनेजमेंट से आती है। वहीं राकेश जल्दी बड़ा प्रॉफिट कमाने की लालसा में था। जैसे जैसे बिजनेस की ग्रोथ हुई और मंथली इनकम बढ़ी,
राकेश का ग्रीड बढ़ने लगा। उसने सोचा, अगर हम टैक्स कम दिखाएं, कर्मचारियों की सैलरी कम दें और फ्यूल एक्सपेंस रिपोर्ट न करें तो हमारा प्रॉफिट डबल हो सकता है। राकेश ने धीरे धीरे शॉर्टकट्स लेना शुरू किया। एम्प्लॉयज को ओवरटाइम नहीं दिया, कई इनवॉइसेस मैनिपुलेट की, टैक्स में फ्रॉड करने लगा और सोचने लगा कि गवर्नमेंट उसे पकड़ नहीं पाएगी। शुरुआत में कुछ समय के लिए प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन ग्रीड ने उन्हें ब्लाइंड कर दिया। कस्टमर्स ने कंप्लेंट्स देना शुरू किया, गुड्स लेट डिलीवर हुए या डैमेज्ड आए। एम्प्लॉयज भी डिमोटिवेट होने लगे और कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन होने लगी। कुछ महीने बाद गवर्नमेंट की सरप्राइज इंस्पेक्शन हुई। टैक्स फ्रॉड, इलीगल डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन और एम्प्लॉय एक्सप्लॉयटेशन पकड़ में आ गया। हेवी फाइन लगा और 2 ट्रक सीज कर दिए गए। कंपनी का कैपिटल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। प्रॉफिट पहले जैसे कभी नहीं लौट सके। मनोज डेवस्टेटेड था। उसने देखा कि उसके मेहनत से बनाई हुई रेपुटेशन और कस्टमर ट्रस्ट कैसे लॉस हो गया। राकेश ने यह रियलाइज नहीं किया और ब्लेम मनोज पर डालने लगा। पार्टनरशिप टूट गई। मनोज ने हार नहीं मानी। उसने सीखा कि बिजनेस ग्रोथ केवल पैसा कमाने में नहीं, बल्कि एथिकल प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबल स्ट्रैटेजीज में है। उसने नए तरीके से सोचकर अपने पुराने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज को वापस जोड़ा। नए ट्रक्स खरीदे, रूट्स ऑप्टिमाइज किए और फिर से ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू किया। इस बार उसने स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी इंप्लीमेंट की। एम्प्लॉयज को सही वेजेस दी और टैक्सेस प्रॉपर्ली पे किए। स्लोली कस्टमर्स वापस लौट आए और वर्ड ऑफ माउथ की वजह से नए क्लाइंट्स जुड़े। 3 साल में मनोज का बिजनेस पुराने प्रॉफिट से भी ज्यादा ग्रो कर गया। इस कहानी से एक क्लियर लेसन मिलता है, एक्सेसिव ग्रीड डिस्ट्रॉयज बिजनेस एंड रेपुटेशन। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट्स और अनएथिकल प्रैक्टिसेस अपनाना तुरंत लाभ दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह कंपनी को बैंकरप्ट कर सकता है। सक्सेसफुल बिजनेस में सबसे बड़ा की फैक्टर है इंटीग्रिटी, एथिकल प्रैक्टिस और बैलेंस। एम्प्लॉयज का रिस्पेक्ट, कस्टमर्स का ट्रस्ट और गवर्नमेंट कंप्लायंस, यही सस्टेनेबल ग्रोथ का फॉर्मूला है। मनोज ने दिखाया कि पेशेंस, ऑनेस्टी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से ही एक एंटरप्रेन्योर लंबे समय तक अपने बिजनेस एम्पायर को सर्वाइव और एक्सपैंड कर सकता है। राकेश की ग्रीड ने कंपनी को डुबो दिया, जबकि मनोज की डिसिप्लिन्ड और एथिकल अप्रोच ने उसे फिर से सक्सेस दिलाई।